देखिए, सबसे पहले आपको हम इसमें कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहेंगे। ये सारी बातें जो अभी आपको बताऊंगा ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन फिजिक्स में हर चीज परीक्षा के दृष्टिकोण से हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। एक नॉलेज आवश्यक होती है जो हमें बड़े बड़े तथ्यों को, डेरिवेशंस को समझने में सहायता प्रदान करती है। ब्रह्मांड में दो प्रकार की चीजें, एक विकिरण और एक पदार्थ। विकिरण के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग। सूर्य से प्राप्त विकिरण के बारे में तो आपको नॉलेज है ही कि 3 प्रकार के विकिरण प्राप्त होते हैं: अल्ट्रावायलेट, अवरक्त और दृश्य प्रकाश। अवरक्त विकिरण के बारे में आपको मालूम है कि हमको ऊष्मा प्रदान करता है। दृश्य प्रकाश से हम एक दूसरे को देखने में सक्षम होते हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज आप जानते हैं कि ओजोन किरणें इसको रोक देती हैं, कुछ मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचती है, विटामिन डी भी प्रदान करती है और अधिक मात्रा में हानिकारक भी है। केवल यही विकिरण नहीं है, इसके अतिरिक्त रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे आदि अनेक विकिरण हैं जो कि आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इन विकिरण का गुण होता है तरंगे। ये विकिरण तरंग रूप में आगे बढ़ती है और अगर तरंग रूप में आगे बढ़ती है तो इनमें तरंग इत्यादि के गुण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड में है पदार्थ। पदार्थ में अपना द्रव्यमान होता है। यह आप बहुत अच्छी तरीके से आपको मालूम है। और ये भी आप जानते हैं कि इस द्रव्यमान के कारण से ये पदार्थ एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं। अगर आप थोड़ा सा याद रखें और अपने मन में दोहराएं कि आपको 11th क्लास में, उससे पहले आपको 10th क्लास में आपको बताया गया था कि द्रव्यमान की वजह से विभिन्न वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। आपको बताया गया था कि गुरुत्वाकर्षण बल एक बहुत ही दुर्बल बल है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। वहां आपने सबसे प्रबल बल के बारे में भी पढ़ा था कि सबसे प्रबल बल प्रबल नाभिकीय बल है। इसके बारे में भी आपको ज्ञान है। खैर, यहाँ उस तथ्य पे नहीं आ रहे हैं। तो जो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके बारे में आपको अच्छे बहुत भली प्रकार से आपको मालूम है कि भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान की वजह से लगता है। सूर्य का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। इन दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। ऐसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपको एक काफी नॉलेज आपको है, क्योंकि इसके बारे में आपने पूरा टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। अब यहां हम एक और बल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम ब्लैक बोर्ड में चौक से लिख रहे हैं। अब यहाँ पर ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, ये स्केच पेन है। मैं स्केच पेन से यहाँ बोर्ड में मैंने ये लाइन खींची, तो जो ये इसकी इंक के जो पार्टिकल हैं वो बोर्ड से जाकर के चिपके हैं। स्कूल में जब आप देखते हैं तो ब्लैक बोर्ड में चौक के पार्टिकल ब्लैक बोर्ड से चिपक जाते हैं। अगर मैं इसको केवल इसके पास ऐसे बिल्कुल पास में रखूं, ज़्यादा उस पर प्रेशर ना करूं, प्रेशर तो उस स्थिति में इस पर कोई धब्बा, कोई दाग नहीं होगा। या मैं इसको चौक को अगर मान लिया एक पॉलीथीन में हल्के से उसको रगड़ता हूँ, हल्के से उसको मूवमेंट कराता हूँ, तो पॉलीथीन में कोई लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। ये क्या है?
यहां पर ये बात समझने की है कि जब हम चौक से बोल्ड में लिख रहे हैं तो बोल्ड चौक के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और वो पार्टिकल्स जाकर के बोल्ड से चिपक जाते हैं। क्या उन पार्टिकल्स पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है? कर रहा है। अर्थ, इतनी बड़ी अर्थ उन पार्टिकल्स को अपनी तरफ नीचे खींच रही है और वहीं बोल्ड भी उन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो पार्टिकल अर्थ की तरफ नहीं गिर रहे हैं, वो पार्टिकल जाकर के बोल्ड से चिपक रहे हैं। ऐसा क्या है? इसका मतलब ये जो फोर्स है अर्थात चौक के पार्टिकल और बोल्ड के बीच का फोर्स, ये अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल तो एक बहुत ही दुर्बल बल है और ये जो अन्य बल है ये बल उसकी तुलना में बहुत अधिक बल है। ऐसा आवेश के कारण से होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी वस्तु को किसी अन्य सरफेस पर रगड़ते हैं तो उस वस्तु पर आवेश आता है। आवेश का कंसेप्ट आपको बताएंगे। वैसे आपने 11th में पढ़ा भी है। जैसे इसको बहुत सारे इसके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कांच की अगर हम एक छड़ लेते हैं और कांच की छड़ को अगर हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ पार्टिकल्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट करके रेशम में चले जाते हैं। अर्थात कांच की छड़ और रेशम की छड़, इन दोनों में ही एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये फिर अन्य चीजों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। जैसे कांच की छड़ ये आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। ऐसे ही एक एबोनाइट होता है। आप घर में पढ़ रहे हैं, नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं कि एबोनाइट क्या है। एबोनाइट को अगर हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ में भी ऐसे गुण आते हैं कि वो फिर अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देती है। अब एबोनाइट को आप कहाँ से लाएंगे? लेकिन आप अपने घर में एक कंघी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंघी को आप अपने सूखे बालों में फहराइए, थोड़ी देर तक रगड़िए। रगड़ने के बाद आप उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाइए तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो ये सब एक नए कंसेप्ट की तरफ हमको इशारा देते हैं और यहीं से आवेश के कंसेप्ट की स्थापना होती है। वास्तव में होता क्या है, आप बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम है कि कोई भी जो परमाणु है, परमाणु में कोई आवेश नहीं होता। परमाणु आवेश रहित होता है। परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में धनावेश होता है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। और परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन विपरीत होता है। प्रोटॉन में धनावेश और इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश। अब क्योंकि जितने परमाणु में प्रोटॉन हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ में, परमाणु में कोई आवेश नहीं। लेकिन किसी प्रक्रिया में अगर किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो अब परमाणु में धनावेश ज़्यादा हो जाता है, ऋणावेश कम हो जाता है। अब हम कह सकते हैं कि उसमें नेट आवेश धन का है, अर्थात वो धनावेशी था, और विपरीत प्रक्रिया में वो ऋणावेशी हो जाता है। तो अब जब कांच की छड़ का हमने आपको एग्जाम्पल बताया, कांच की छड़ और रेशम का, तो कांच की छड़ में मैंने बताया कि धनावेश आता है। ऐसे ही एबोनाइट की छड़ में
जब से बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें ऋण आवेश आता है, यानी कि एमोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से आते हैं। अब अगर एक कांच की छड़ लें जिसे रेशम से गढ़ा गया हो और एक एमोनाइट की छड़ लें जिसको बिल्ली की खाल से गढ़ा गया हो, उन दोनों को एक दूसरे के पास लाएं तो हम देखेंगे कि वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अगर ऐसी दो कांच की छड़ लेंगे वो प्रतिकर्षित करती हैं, ऐसी अगर दो एमोनाइट की छड़ लेंगे तो वो दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बाद में विश्लेषण, इनका जब विश्लेषण किया गया तो पता चला कि भाई कांच की छड़ का जो आवेश है वो अलग प्रकृति का है, एमोनाइट की छड़ का आवेश अलग प्रकृति का है। कांच के छड़ में धनावेश है, एमोनाइट की छड़ में ऋणावेश है। तो इस तरह से, और क्योंकि इन्होंने जब एक दूसरे के पास लाए, इन्होंने एक दूसरे को आकर्षित किया, तो एक कंसेप्ट इससे निकला कि जब विपरीत आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो आकर्षित करते हैं। और जब दो कांच की छड़ को एक दूसरे के पास लाए तो उन्होंने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। इससे ये कंसेप्ट निकला कि जब दो समान आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि आवेशों के बीच में बल लगता है। तो इस तरह से आपने आवेश की धारणा को अभी समझा है। अब हम आपको इन आवेशों के प्रमुख गुणों के बारे में उनकी चर्चा करते हैं। आज आवेशों के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। आवेशों का जो सबसे प्रथम गुण है यह है प्रतिकर्षण और आकर्षण। आपने कल समझा था कि जैसे कांच की दो छड़ें जिनमें कि धन आवेश होता है, वह अगर हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, और अगर हम कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़, वो एबोनाइट की छड़ जिसमें कि ऋण आवेश होता है, उन दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अभी तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि समान आवेश की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित, या समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। मुझे याद आ रहा है कि पिछले वर्ष एक छात्र ने कक्षा में पूछा था कि हमको कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। देखिए, वैसे तो उसके अनेक तरीके हैं। आप उस वस्तु के संपर्क में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को भी ला सकते हैं, उससे भी आपको अनुभव हो सकता है कि भाई जो वस्तु आप उसके संपर्क में लाए हैं वो आवेशित है या नहीं। अगर आवेशित होगी तो कागज के टुकड़ों को आकर्षित करेगी। लेकिन वास्तव में एक हमारे पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी होता है इसका, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, इसमें दो मेटल की छड़ होती हैं और इनका संपर्क कर देते हैं एक मेटल की प्लेट से या मेटल की डिस्क से। छड़ तो ये नाम की ही है, एक्चुअली में होती तो ये मेटेलिक फाइल है, यानी कि जिनका वेट बहुत ही कम हो। अब आप एक वस्तु जिसको आपने चेक करना है कि उसमें आवेश है या नहीं है, आप उस वस्तु को इसके कांटेक्ट में लाएंगे, इससे टच कराना होगा। तो जब उसको इससे टच कराएंगे, मान लिया इस वस्तु में धनावेश है, तो जब आप इसको इससे टच कराएंगे तो इसकी ब्रांच में, इनकी छड़ों में भी धनावेश आ जाएगा, इसमें भी धनावेश आ जाएगा और दूसरी ब्रांच में भी धनावेश आ जाएगा। और जब इन दोनों में धनावेश आएगा तो फिर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और जिससे ये दोनों ही छड़ अपनी नॉर्मल स्थिति से बाहर की ओर निकल जाएगी। तो इससे पता चल सकता है कि इस छड़ में, जिसे हमें चेक करना है, उस छड़ में आवेश है या नहीं है। अगर हम इसकी जगह ऋण आवेशित छड़ लाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी ऋण आवेश आ जाएगा और इस वाली छड़ में भी ऋण आवेश आ जाएगा। फिर भी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करके फिर ये
हमें आभास कराएंगे कि इस क्षण में जिसे हमें चेक करना है ये आवेशित है। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि आवेशों का पहला गुण क्या है कि वे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसका आवेशों का एक दूसरा गुण, आवेशों का दूसरा गुण है विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। हाँ, मैं पहले आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बोर्ड में इतने नोट्स लिखने पॉसिबल नहीं है, तो मैं नोट्स अलग से लिख करके उसको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप उस नोट्स को वहाँ से पढ़ सकते हैं और उसकी कॉपियाँ भी आपको बनानी है। उन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे। उसके अलावा कोई और अतिरिक्त अगर आप उसमें लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। विद्युत प्रेरण आवेशों का दूसरा गुण है। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, कोई जैसे चालक वस्तु है, तो चालक वस्तु के समीप यदि हम कोई एक अन्य आवेशित क्षण लाते हैं तो उस चालक वस्तु में स्वयं ही आवेश के प्रेरित होने की घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। जैसे इसको मैं एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट करता हूं। माना ये एक आवेशित क्षण है और इस क्षण में माना धन आवेश है। इसके संपर्क में अगर आप एक उदासीन एक अन्य क्षण लाते हैं तो इस उदासीन क्षण में स्वयं ही आवेश प्रेरित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस धन आवेश से आकर्षित होकर के इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके धन आवेश के सिरे के निकट इकट्ठे हो जाते हैं और इस वजह से इसका ये वाला सिरा जो इसके निकट है यह सिरा ऋणावेशित हो जाता है। तो आपने देखा कि केवल किसी आवेशित क्षण के निकट अगर हम किसी उदासीन क्षण को लाते हैं या उदासीन वस्तु को लाते हैं तो उस उदासीन वस्तु में स्वयं आवेश प्रकट हो जाता है, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह घटना विद्युत प्रेरण कहलाती है। जैसे आप कह सकते हैं, एक मुझे याद आ रहा है कि जब मैं बता रहा था बच्चों को कि अगर हम कंघी को बालों से रगड़ते हैं और उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब लाते हैं तो फिर वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो बच्चे बोल रहे थे कि सर ठीक है, आपने कंघी को तो बालों से रगड़ा है, चलो मान लिया उसमें धन आवेश है। तो अगर अब हम, क्योंकि वो कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहा है, तो क्या इसका मतलब कागज के छोटे टुकड़ों में अपना भी ऋणावेश है? नहीं, ऐसा नहीं है। कागज के उन छोटे टुकड़ों में वो उदासीन है और विद्युत प्रेरण की वजह से जब हम एक आवेशित क्षण यानी कि कंघी को उस कागज के टुकड़ों के पास लाते हैं तो कागज के टुकड़ों में अपने आप ही आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आवेश विपरीत होता है। इस वजह से लोग एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। यही तो विद्युत प्रेरण है। तो अब आप आवेशों के दो गुण आप समझ चुके हैं, एक प्रतिकर्षण और आकर्षण का गुण और दूसरा विद्युत प्रेरण का गुण। तीसरा है, अब ये आपका तीसरा है आवेशों के योग का गुण। ये बिल्कुल इजी है। किसी भी आवेशित क्षण में अगर माना कोई आवेशित वस्तु है, क्षण के बाद छोड़े, कोई आवेशित वस्तु है और उस आवेशित वस्तु में एक निकाय है, अलग अलग आवेश है, पृथक पृथक आवेश है, कुछ धन आवेश है, कुछ ऋण आवेश है। मान लिया माना उसमें प्लस Q1 आवेश है, निकाय में प्लस Q2 आवेश है और उसमें माइनस Q3 आवेश है और माइनस Q4 आवेश है। तो हम कह सकते हैं कि उस आवेशित वस्तु का जो कुल आवेश होगा अर्थात Q, यह इन सब आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। अर्थात हम इसको
गणितीय भाषा में इसको लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। ये भी आवेशों का एक गुण है और इसे कहते हैं आवेशों के योग का गुण। अब ऐसे ही आवेशों का एक चौथा गुण, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, वो है आवेश का संरक्षण या आवेशों का संरक्षण। आपने 11वीं कक्षा में या 10th कक्षा में ऊर्जा के संरक्षण के बारे में तो आपने पढ़ा ही है। पढ़ते हैं आप कि भाई ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है ना इसका विनाश होता है, अर्थात जो ऊर्जा होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, कभी भी ऊर्जा का नाश नहीं होता। ये ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा है। ऐसे ही आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना आवेश को नष्ट किया जा सकता है, बस केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और आवेश का परिमाण भी सदा नियत रहता है। जैसे फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से यदि हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, कोई दो वस्तु है उनको हमने आपस में रगड़ा और उन दोनों वस्तुओं को हमने आवेशित कर दिया, तो एक वस्तु में माना रगड़ने पर धनावेश आ गया, तो भाई उसमें धनावेश कहां से आया होगा? उसमें धनावेश आया होगा क्योंकि दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन उसमें आए। अर्थात अगर मान लिया पहली वाली वस्तु में 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं, पहली वस्तु में 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं, अर्थात उसमें आवेश आया है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश है, तो जिसने उसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं उससे तो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, तो उस पर भी तो 4 इलेक्ट्रॉनों के बराबर धन आवेश है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम उस पूरे निकाय को देखें, दोनों वस्तुओं को देखें, तो उनमें आवेश की जो टोटल मात्रा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। एक में मान लिया +4e 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आया है, तो दूसरे में -4e आवेश है, और दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना आवेश को नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित ही किया जा सकता है। तो इस तरह से आवेशों के 4 गुण समाप्त हो गए हैं। आवेशों का जो प्रथम गुण है, जो 5th गुण है, यह है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है कि आवेशों के क्वांटमीकरण से क्या तात्पर्य है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। इससे पहले आपको समझना चाहिए मूल आवेश कि वह मूल आवेश क्या है। देखो, आवेश की जो सबसे न्यूनतम मात्रा होती है, सबसे कम से कम मात्रा, उस मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। और मूल आवेश जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहा जाता है। और इसका मान अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने कह दिया कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, तो इसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो जो मूल आवेश है तो मूल आवेश का जो मान है, ये मूल आवेश E बराबर ये होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये मूल आवेश का मान। तो अगर प्रश्न आता है कि भी मूल आवेश क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, जो कि आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है, उसे मूल आवेश कहते हैं। अब आते हैं हम आवेशों के क्वांटमीकरण पर, जो आवेशों का 5th गुण है। इसके बारे में अब आपको समझना है।
तो मैं आपको बता रहा था आवेशों का 5th गुण, आवेशों का क्वांटमीकरण। अब आवेशों के क्वांटमीकरण का मतलब क्या है? आवेशों के क्वांटमीकरण का मतलब है कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ना कि भिन्नात्मक गुणज के रूप में। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई आवेशित वस्तु है तो उस पर जो आवेश होगा वो आवेश या तो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा, या 3 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा, या 4 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा, या 100 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा। लेकिन यह आवेश कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी आवेशित वस्तु में आवेश 1.5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर हो, या 2.7 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर हो, या 0.7 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर हो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है वो पूर्ण संख्या में होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में ही आते हैं, जाते हैं। तो इसलिए कभी भी आवेश की मात्रा दशमलव में, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के दशमलव गुणज के रूप में नहीं होती। इसको कहते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। इसके नोट्स में कॉपियों में अलग से कॉपी में लिख करके उसकी फोटो सेंड कर दूंगा मैं, तो आप उससे ये नोट्स आप अपनी कॉपी में आप इसको जरूर लिखें। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता 0.7e या 1.5e या 2.7e। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने के लिए इलेक्ट्रॉनों को टूट करके ट्रांसफर होना पड़ेगा, जो हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इससे एक सूत्र भी बनता है। जैसे मान लिया किसी वस्तु में आवेश का मान है Q, कुल आवेश का मान है Q, और आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं पूर्ण संख्या में, तो हम कह सकते हैं। तो अगर हम ये बोलें कि भाई किसी वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो उस पर कितना आवेश है? आप बोलेंगे कि 2e के बराबर ऋण आवेश। मैंने बोला नहीं भाई 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो आप क्या बोलोगे कि जी 5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर ऋण आवेश। या अगर मैं बोलूं कि भाई किसी पदार्थ से 10 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं दूसरे पदार्थ में, अब बताओ पहले वाले में कितना आवेश है? आप बोलेंगे 10e, अर्थात 10 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर आवेश है। तो हम इसको एक सामान्य भाषा में, सामान्य सूत्र में इसको कैसे लिख सकते हैं कि यदि कुल आवेश Q है तो हम कह सकते हैं कि Q बराबर NE, जहां Q क्या है? Q है किसी आवेशित वस्तु में आवेश की कुल मात्रा, N क्या है? उस वस्तु में आए हुए या उस वस्तु से गए हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश। तो इस प्रकार से आवेशों के 5 गुण थे, 5 के 5 गुण हमने आपको समझा दिए हैं। इन पर छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। समय बचाने के लिए मैंने पहले से एक न्यूमेरिकल यहाँ लिखा हुआ है, नहीं तो अगर मैं न्यूमेरिकल आपके सामने लिखूंगा तो उससे और ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, और ज़्यादा MBs वेस्ट होंगी, तो इसलिए पहले से ये लिख दिया गया है। जैसे यह है, एक वस्तु पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि 1 कूलाम का ऋण आवेश है। आप सोचिए अगर वस्तु में 1 कूलाम का ऋण आवेश है तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आए हैं या उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए हैं? भाई ऋण आवेश है। आपको पता है ना, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसमें ऋण आवेश होता है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसमें ऋण आवेश होता है। क्योंकि यहाँ पर ऋण आवेश है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक है। अब वो कितने अधिक हैं उसको निकालने के लिए बहुत ईजी, कि कुल आवेश कितना है? 1 कूलाम। फॉर्मूले को देखिए, तो Q आ गया 1 कूलाम, और E कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन इस पर आए हैं या आपको निकालने हैं। तो आप सिर्फ आप फॉर्मूला लगा लेंगे Q NE,
तो n इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन t, इट मीन्स 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, अर्थात 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स इसका आंसर, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स लिख करके पूछ सकते हैं। तो और इसके अन्य जो छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल होंगे वो मैं लिख करके आपको दे दूंगा, वो न्यूमेरिकल आपको अपने कॉपी में करने होंगे। ठीक है।